क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अब 10.1 में। जो थर्ड फोर्थ फाइव है वो क्वेश्चन तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सेकंड है इसके बाद में 6 7 8 9 ये पूरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आने के चांस है। इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग से आपको समझाना चाहूँ तो सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज। अपने हिसाब से अपन इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब इसके जो डायगोनल हैं ये विकर्ण, ये होता है डायगोनल, ठीक है। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब ऐसे एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और वो अपन पॉइंट दे देते हैं सपोज अपनी इच्छा से O। इस कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये विकर्ण, ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है ये आपस में काटते हैं, दोनों समद्विभाजित करते हैं ना। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जितना टुकड़ा ये है उतना ही टुकड़ा ये है, ठीक है। यानी कि जितना OA है उतना OC है, जितना OB है उतना OD है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। ये होता है बाइसेक्ट करने का मतलब, समझ गया। बाइसेक्ट करने का मतलब आपस में बाइसेक्ट करते हैं और जो टुकड़े बनेंगे छोटे छोटे आपस में इक्वल होंगे, बस ये ध्यान रखना कि जितना OA उतना OC उतना OB उतना OD, ठीक है। चलो अपन इसमें लिखते हैं गिवन हमारे पास क्या है, ये जरूरी स्टेटमेंट लिखना है, यानी कि दिया है क्या दे रखा है कि O ABCD, क्योंकि हमने जो नाम दे दिया फिर वही मान के चलना। पहले डायग्राम बनाओ फिर गिवन लिखो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है whose diagonals are AC and BD, ठीक है, जिसके विकर्ण AC व BD, अच्छा, डायगोनल AC एंड BD आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये भी अपन को लिखना है। इसके विकर्ण AC व BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये अपन को इतनी बात लिख देनी है, ठीक है। चलो फिर हमें लिखना है प्रूव, क्या करवाना है अपन को, टू प्रूव, सिद्ध करना है। प्रूव हमें करना है कि वो एक चतुर्भुज कैसा हो जाए, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज हो जाए। तो ABCD है, जो हमने ABCD माना है ना वो ABCD है पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये इतना हमें सिद्ध करवाना है। और एक बात बताओ, ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा कब, जब उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने जो साइड हैं वो बराबर हो जाए, या तो AB बराबर CD हो जाए। क्योंकि पैरेलल, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता कब है, वो तब होता है जब उसकी आमने सामने की साइडें बराबर या पैरेलल हो, समांतर हो, बराबर हो। लेकिन वो कब होगी, मैं आपको छोटा सा नॉलेज करवा दूं कि कोई भी दो लाइन समांतर या पैरेलल कब होती है, क्योंकि ये हमें दिखाएंगे तभी कह पाएंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। मतलब हमें AB समांतर CD यानी कि AB पैरेलल CD दिखाना है, बस आंसर आ जाएगा अपना। लेकिन कोई भी दो लाइन समांतर या पैरेलल तब होती है जब या तो उनके, जैसे मैं कोई यहाँ पर ट्रांसवर्स लाइन काटूँ, एक तिर्यक रेखा काटूँ, तो यहाँ पर जो ये एकांतर कोण बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनते हैं, Z बनते हैं ना, ये वाला एंगल, ये जो बनता है Z की शेप का, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, तब वो हमेशा हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, मतलब ये एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तब जाके ये दोनों लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फिर बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि कभी भी आपको जब भी कोई किसी भी दो लाइन को पैरेलल दिखानी हो, समांतर दिखानी हो, तो हमेशा उन दोनों लाइनों के बीच में बनने वाले कोणों को, यानी कि बनने वाले एंगल को एकांतर कोण, एकांतर का मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बता दो बस। अगर ऑल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर है तो हमारा सोल्यूशन सही है, वरना रॉन्ग है। तो इसका मतलब समझ गए होंगे अपना टारगेट क्या है कि अपन कैसे करके इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखाना चाहेंगे, ठीक है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, कैसे दिखाएं फिर।
तो फिर अपन एक काम किया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों, मैंने आपको पहले बेसिक बता दिया फर्स्ट वीडियो में, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवाते हैं। दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता सिद्ध करवाते हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है कि अपन कोई SAS या SSS या RHS जो भी रूल लगेगा लगा देंगे, और ये वाली चीज़ जो है AB के बराबर दिखा लेंगे CD को, क्योंकि पहले तो इन दोनों को बराबर दिखाना जरूरी है, बराबर, और फिर इन दोनों को आपस में समांतर। वापस समझ रहे हो? पहले सोल्यूशन कराता हूँ, चलो फिर देखना। बहुत आसान तरीके, अगर आप समझ रहे सोच रहे हो कुछ, तो प्रूफ को हिंदी में लिखते हैं उपपत्ति। तो देखो कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं अपन। इन ट्राइंगल AOB, कोई से भी ले सकते हो, भले ये दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, AOB एंड COD, ठीक है, यानी कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवानी है, और कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको बहुत सारे रूल बताए थे, 4, या SSS लग सकता है, या SS लग सकता है, या एंगल साइड एंगल लग सकता है, या फिर RHS लग सकता है। जो भी चारों में से कोई भी लगेगा, हमारे पास जो भी कोई 3 चीज़ है लगा लेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास ये कंफर्म पता चल गया कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, क्योंकि ये इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है भुजाएं। देखो ये वाली इसके बराबर, मतलब AO बराबर OC, AO बराबर OC, फिर दूसरी OB बराबर OD, यस, ये तो हो गया हमें गिवन, ठीक है, गिवन का मतलब दिया है, ये तो हमें दे रखा है ये चीज़, ठीक है। चलो इसके बाद की अपन अगर बात करें एक एंगल। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हालांकि मैंने पहले अगर नहीं बताई हो तो देख लेना, कि जब भी कोई दो लाइन आपस में काटे, यानी कि दो ट्रांसवर्जल लाइन या फिर बाई इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो ये जो एंगल बन रहे होते हैं ये हमेशा एंगल बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, यानी कि इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमेशा ध्यान रखना, लेकिन वो जो आपस में ऐसे काटे ना, उन्हीं को तभी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही एंगल हो गया AOB, एंगल AOB बराबर एंगल COD, ठीक है। COD बोल दो चाहे DOC बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। 3 चीज हो गई, 3 मिनिमम चीज चाहिए होती, देख लो कोई सी भी, कौन सी अप्लाई हो रही है बताओ। तो हमारे लिए हो रही है 2 तो साइडें हैं और एक एंगल है। ये एंगल चाहे यहाँ लिख दो चाहे मिड में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सो ट्राइंगल AOB सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के, कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमारा टारगेट क्या था? CPCT में इसको बराबर दिखाना। मैंने आपको ये पूरे बेसिक बता रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो दिक्कत हो सकती है। किसी भी चीज़ को, दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद CPCT में अपन एक चीज़ ले सकते हैं, जो मर्जी हम इन दोनों ट्राइंगल में वो चीज़ हम ले सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं ली। तो हमने ये नहीं लिया एक तो, कि साइड AB बराबर CD, ये अपन ले सकते हैं बाय CPCT, ठीक है। या फिर अपन इसमें बनने वाले एंगल भी ले सकते हैं, जैसे कि DC, अब इन दोनों ट्राइंगल में आना चाहिए, लेकिन वो DCO बराबर OAB। देखो मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ आपको, कि मैं चाहूँ तो AB बराबर CD ले लूँ, समझ पा रहे हो, लेकिन मैं CPCT में वो ही लूँगा जिसकी मेरे को ज़रूरत है। लेकिन ये आपको सोचना आना चाहिए ना बच्चे। आप ये मुझे बताओ कि आप क्या समझ गए क्वेश्चन आप करने क्या जा रहे हो? आपको ये पता चल गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि हम कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो एंगल DCA हैं, DCA वो बराबर हो जाए CAB के, यानी कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला इस कोण के बराबर हो जाए। और फिर हम ये कह देंगे कि ये जो दो लाइनें हैं, इनके ये इसको एक ट्रांसवर्जल लाइन है और ये बना रही है Z, तो इसका मतलब ये वाला इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यानी कि ये इसके आंतरिक एकांतर कोण हो गया। और एकांतर कोण यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कोई भी दो लाइनों के अगर बीच में बने तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है। और जब AB पैरेलल हो जाएगी CD के, तो AB CD से पैरेलल होगा। अब समझ में आ गया आपके? इसका मतलब हम CPCT में वही चीज़ रखेंगे जिसकी जो हमें यहाँ तक पहुँचा दे, समझ पा रहे हो? यहाँ तक पहुँचा दे वो हमें CPCT में रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों साइड हमें CPCT में लेने की जरूरत नहीं है, हम लेंगे एंगल। एंगल कौन से लेंगे? जो इन दोनों ट्राइंगल में आते हो, देखो वही ले सकते हैं जो दोनों त्रिभुजों के अंदर आते हो। कौन कौन से आते हैं देखो, आप समझ दोगे ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, ये तो D है, ये C है, ये O है
और ये ए है, ये बी, इतने से दो त्रिभुज लिए हैं पहले। अब बताओ इन दोनों त्रिभुजों की एक एक चीज ले सकते हैं अपन सीपीसीटी में, ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा लो, यानी कि जो एंगल DCO है, DCO वो बराबर है OAD के। ये आप बाय सीपीसीटी में लिख सकते हो, बाय सीपीसीटी ये अपन लिख दिया कि DCO बराबर OAD। लेकिन सिमिलरली आप इसी को दूसरी लाइन में ये भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये लाइन उसी लाइन पे आगे बढ़ रही है, तो एंगल तो यही बना ना भाई, यहाँ ये एंगल बना, DCO बोलूँ चाहे DCA बोलूँ बात एक ही, लेकिन एक बार ही ऐसा दिखाना है कि DCO बराबर OAD, क्योंकि वो तो है लॉजिक, दोनों ट्रायंगल के एंगल आते हैं। लेकिन उसके बाद में आप तुरंत ये कह सकते हो कि लाइन वो आगे तक वही लाइन जा रही है, तो एंगल तो हमेशा बीच वाला होता है। तो इसी को अपन ये भी कह सकते हैं DC तो ले लिया, A यानी O की जगह इसी को आगे बढ़ा तो A तक भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। बराबर जो अपन ने OAD लिया था उसी को अपन क्या कह सकते हैं, CAD, CA या BA सॉरी CAB, ठीक है। यहाँ अपन क्या लिया था, DCO बराबर OAB है, ये D गलत लिख दिया, ठीक है। DCO OAB लिया था, उसी को आगे बढ़ा दिया तो DCA, और C इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया तो CAB, ताकि इस लाइन का आपस में कनेक्टिविटी हो जाए। तो इसका मतलब DCA बराबर CAB हो गया। इसी को ऐसा कह सकते हैं, कोई नई चीज नहीं लिखी, इसी को ये लिखा है। इट मीन्स ये हुआ, बट दीज एंगल्स आर alternate interior angle, so हिंदी वाले लिख देंगे, लेकिन कौन से ये वाला एंगल, लेकिन ये कोण एकांतर कोण है, ठीक है। और थोड़ा इसको और बढ़ा देना, इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्जल लाइंस। ट्रांसवर्जल लाइंस का मतलब होता है ये जो ऐसे स्टेडी काटती है, तो ट्रांसवर्जल लाइन जो है वो AC, इनको कौन सी लाइन काट रही है, AC, ट्रांसवर्जल लाइन AC, एंड दूसरे वाली कौन सी BD, दोनों आपस में जो काट रही है उनको दोनों को लिखना है। एकांतर कौन है, जिनको दो प्रतिच्छेदी रेखाएं AC व BD काट रही है, बस इतना लिख देना, ठीक है। अगर ऐसा है सो AB पैरेलल CD, अतः अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो हम क्या कह देंगे, हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये ध्यान रखना, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसी कोई बात आए तो हमेशा पैरेलल बनाने की कोशिश करो, क्योंकि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज तभी होता है जब कोई दो लाइनें आपस में आमने सामने की समांतर हो। और सीधी सी बात है, ये समांतर है तो ये कोई भी एक जोड़ा दिखा दो, भले यहाँ आमने सामने का कोई सा भी एक जोड़ा, एक पेड़ आपको समांतर दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, तो वो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा अपन को, एकांतर कोण ढूंढना पड़ा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना पड़ा, और हमने दिमाग लगाया कि एंगल तो हमेशा हमें सीपीसीटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी से मिलेगा, तो हमने सर्वांग समता का रूल लगाया और सीपीसीटी में ये चीज़ें एंगल वाली चीज़ निकाली, क्योंकि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग समय से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद में उसका हर पार्ट बराबर होता है, कोई सी भी जो हमें जरूरत है वो चीज़ अपन ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं, लेकिन 1 मार्क्स में अगर डायग्राम पूछ ले तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूँ कहना चाह रहा है कि 3 ऐसा ना एक बिंदु देना है कि 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना है, कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर, मतलब जो एक ही लाइन पर ना हो वो पॉइंट लेना है, और ABC उसका नाम देना है कि समदृश बिंदु का मतलब इन तीनों पॉइंट से कोई इक्वल डिस्टेंस पे एक अदर कोई पॉइंट होगा, उसका आपको लोकस फाइंड करना है, उसका बिंदुपथ फाइंड करना है, वो क्या होगा, और अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो देखो डायग्राम समझो, डायग्राम मेन है इसके अंदर, कि सपोज अपन 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये सपोज मान के चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कहा हुआ है नहीं कि कहाँ ये लो कुछ भी ले सकते हैं, वो नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर नहीं है, तो इनको अपन फिर क्या कर देंगे, मिला देंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, समझते चलना, ठीक है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ABC नाम दो, ठीक है। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स हैं, आप एक बात बताओ
आप भी सोच रहे होंगे कि इन तीनों पॉइंट से अगर अपन यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे दें जो इससे इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। सपोज यहाँ पर कोई ओ नाम दे दिया, तो जितना ए से लेके ओ दूरी होगी उतना ही बी से लेके ओ दूरी होगी, उतना ही सी से लेके ओ दूरी होगी। अगर ये हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इसके लिए फिर क्या करें, तो हमने क्या करा, यहाँ कंपास रखा, ठीक है, प्रकार रखो और चाहे इस पर रख लो, कोई सी भी साइड पे रख लो, जैसे ए बी के ऊपर प्रकार रख लिया, कंपास रख लिया ऐसे, और मोर देन हाफ खोलना है। इस ए बी का मोर देन हाफ, यानी कि ए बी को आधे से ज़्यादा खोलो। ये जितने भी सेंटीमीटर की है कोई बात नहीं, ये इसको नापने की जरूरत नहीं, मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, ऐसे आप आधे ज़्यादा खोल लो, आधा यहाँ होता है, थोड़ा ज़्यादा खोल लो, और ऊपर और नीचे आग काट लो, ठीक है, ऐसे आग काटो, ठीक है, ऐसा आग काट लो, एक इस पॉइंट से काटो, नीचे मत काटो भले, ये आपको ऐसे आग काटना है, इससे, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये तो आप ए बी से काटोगे ऐसे ही आप, और उसको फिर क्या करना, वो बिल्कुल अभी तो मेरे से पता नहीं सीध में आएगा कि नहीं आएगा, आपको ऐसे मिला देना है, उससे ही सेंटर से आएगा। अभी तो देखो मेरा नहीं आ रहा है, ऐसा मान लो कि ओ यहाँ पर है, बीचों बीच है मतलब, ठीक है, ध्यान रखना, अभी तो इसमें रफ बन रहा है इसलिए नहीं आ रहा, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, वो सेंटर पॉइंट पर आ जाएगा। उसको क्या करना, आपको लंबा खींच देना है, उसी पे चला जाएगा। ये तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, लंबसम द्विभाजक हो गया। ऐसे ही आपको बी और सी पे रखना है, आधे से ज़्यादा खोलना है, ऊपर नीचे आग काटना है, और फिर इसको बिल्कुल ऐसे सीधा मिला देना है, ठीक है, और ऐसे आग कट जाएगा। एक तो यहाँ से रख के काट देना है, यहाँ से रख के काट देना, बस आधे से ज़्यादा खोल के काटना। ऐसे ही ए सी के ऊपर, ठीक है, ए और सी के ऊपर यहाँ से काट देना और इसको सीधा मिला देना, ठीक है। ये आप आग काटेंगे प्रकार से कंपास। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको खींचने, तो फिर आपको एक पॉइंट ओ फाइंड हो जाएगा, ओ फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ से ये है उतनी ये हो जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच है। तीनों जहाँ पर आर्क यानी कि जो लाइनें हैं जो आपने आग काटे वो वाली जिस पॉइंट पे मिलेगी वो ओ होगा, और बिल्कुल आप मेजर कर लेना, भले नाप लेना, भले तीनों बिंदुएं, तीनों जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर होगी। इतना सोल्यूशन है, बस इसको कुछ वर्डिंग ऊपर लिख देते हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ, आप एज इट इज उतार लें। तो ये थ्योरी आप उतार लेना, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख दी, क्योंकि जो बातें मैंने वहाँ समझाई थी आपको वही है। गिवन में क्या है, ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि तीन ऐसे रैंक बिंदु ए बी सी है। सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, यानी कि ए बी और सी समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पता हमें सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा, जो हमने किया वो लिख दिया। जॉइन ए बी बी सी एंड सी ए, बिल्कुल अपने तीनों को मिलाया था। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी आर ओ एफ ओ डी एंड ओ ई, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या नाम दिया था, इसको अपने एफ दिया, इसको अपने ई दिया, ठीक है, और ऐसा मान लो कि ए बी को इसको डी दे दिया, डी ई और एफ, ये अपने तीन नाम दे दिए, तो ओ ए ओ डी ओ ई और ओ एफ, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, क्योंकि आपने इसको बीचों बीच से काटा था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को अपने नाम दे दिया। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, बिल्कुल सी ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो फिर अपन प्रूफ में चलते हैं, चलो प्रूफ में लिख दिया, सो दैट। अब बात समझना, अगर ये ओ एफ ओ डी ओ ई है, इसका मतलब ओ इज सिचुएटेड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, इसका मतलब जो ये ओ है वो बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर स्थित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ओ बी सी के लंब समद्विभाजक बाइसेक्टर स्थित है। इसका मतलब ओ बी बराबर होगा ओ सी, क्योंकि अगर बी सी का लंब समद्विभाजक के ऊपर ओ है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर होगी। अगर ये बराबर होगी तो सीधी सी बात है ओ और ओ भी बराबर होगी, ये और ये भी बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। तो इक्वेशन इसको 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं कि जितना ओ बी होगा उतना ओ सी होगा, जितना ओ ए होगा उतना ओ बी होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तीनों आपस में बराबर है, कि जितना ओ बी के बराबर ओ सी है और ओ बी के बराबर ओ ए भी है, इसका मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों बराबर। और वही तो हमें दिखाना था कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों अगर बराबर हैं, सो ओनली पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, अतः केवल ओ ही बिंदु ऐसा है जो तीनों से समदूरस्थ है। और यही मैं पता करना था कि एक ऐसा कौन सा बिंदु है जो इक्वी डिस्टेंस हो, तो वो पॉइंट ओ है। और रीजन के अंदर डायग्राम है और इतनी सारी थ्योरी, ये आपका रीजन है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये था सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन थ्योरी एग्जाम के अंदर इतनी पूरी आपको लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। देखो थर्ड में था नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हालांकि ऐसे एग्जाम में कम ही आते हैं, आप ज़्यादा लोड मत लेना, लेकिन समझना जरूरी है। और यहाँ कह रहा है कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक बात बताओ कि जैसे सपोज अपन ने ये 3 कोलिनियर पॉइंट ले लिए, एक यहाँ ले लिया सपोज, एक तक, क्योंकि ये तो गारंटी तो है नहीं, मेरी बात समझना अच्छे से पहले, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये पॉइंट कहाँ, ये कंफर्म पता है कि वो एक ही लाइन पर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान समझना। इसने कहा
कि व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट में 3 संरेख उसमें था असंरेख। संरेख का मतलब एक रेखा पर, लेकिन इनसे कोई इक्वी डिस्टेंस मतलब इनकी बराबर दूरी पर कोई एक पॉइंट है। सपोज समझना पहले ना, कोई एक पॉइंट है और आपसे ये पूछना चाह रहा है वो कि बताओ कि वो बराबर दूरी पर होगा क्या, उसका लोकस क्या होगा, उसका बिंदु पथ क्या होगा। पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं कि मैं अगर सी को यहाँ ना रख के थोड़ा और आगे बढ़ा दूं और यहाँ सी रख दूं, तो आप कभी भी ये सोच सकते हो कि ये कभी बराबर होगा क्या? कभी भी इन तीनों संरेख बिंदु से, इन 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु है यहाँ पर जो सपोज पी नाम दीजिए, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नो है, इसका कोई लोकस होगा ही नहीं, कोई बिंदुपथ होगा ही नहीं। बस इस बात को हमें क्या करना है, जैसे मैं अगर इसको मिलाऊं, देखो एक बार चलो पूरा समझा ही देता हूँ आपको। सपोज मैंने इसको मिलाया, आपको खुद को अंदाजा हो गया होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, तो मतलब इक्वी डिस्टेंस कहाँ पर है? इक्वी डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है। तो जब ये इक्वी डिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब इन संरेख 3 बिंदु से ये पी कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। बस अपनी इस बात को सही साबित करना है और इस क्वेश्चन की बात को गलत साबित करना है, क्योंकि हो तो सकता नहीं। तो फिर हमने एक काम किया कि चलो ये तो देखो, मैंने डॉट डॉट बनाने का मतलब क्या होता है कि ये रफ है, मतलब कि ये जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट पूरी नहीं है, ऐसा तो क्वेश्चन वाली डिमांड है। फिर हमने क्या करा कि फिर क्या करें, तो हमने इसको चेक करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए, इस बात को गलत साबित करने के लिए कि ये बात गलत है, उसको करने के लिए अपन ने क्या किया, इस ए और बी का, ध्यान से समझना ना, ए और बी का अपने मोर देन हाफ खोल के ऊपर नीचे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। जैसे यहाँ से एक आग काटा, एक आग यहाँ से, एक चाप यहाँ से काटे, यहाँ काटा, इसको अपन ने बिल्कुल मिला दिया। ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री पर आग, बिल्कुल 90 है यहाँ पर, ऐसा मान लो। फिर ऐसा ही बी और सी से ऊपर नीचे आग काटा और मिला दिया। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, चाहे सोल्यूशन तो मैं लिखवा दूंगा हालांकि आपको। तो ये जो 2 लाइनें हमने खींची, एक तो ये और एक ये, पहले तो हमने स्ट्रक्चर जो बनाया था ना वो तो गलत है, क्योंकि वो बात तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए फिर हमारी बात को सही साबित करने, हालांकि आप पूरा डायग्राम बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको डॉट डॉट से बनाना, ठीक है। अब ये जो अपन 2 आग काट लिए, चाप काट लिए, इनको अपन ने देखा। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो 2 लाइनें हैं, इनके बीच में एंगल यहाँ पर भी 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और किन्हीं 2 लाइन के बीच में अगर कोण 90 डिग्री का बने, समझ पा रहे हो, 90 डिग्री अगर कोई एंगल बने तो समझ लो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, चाहे 90 का बने चाहे 2, तो ये दोनों लाइनें समांतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर है, और ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, ये गारंटी है, कभी नहीं मिलेगी। तो जब ये कभी मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि उसके पास तो ये पहुँचेगी नहीं ज़िंदगी में। हाँ, अगर थोड़ी बहुत एंगल कम होते, जैसे ये 75 का या 70 का होता, ये भी 60-70 का होता, ऐसे करते करते कहीं ना कहीं मिल जाती, सपोज वो कोई पी पॉइंट हो सकता था, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, थोड़ी मैं स्टेटमेंट अभी लिख देता हूँ, थ्योरी तो लिख दूंगा आपको, और आपको डायग्राम चाहो तो वो बना सकते हो, चाहो तो ये इतना भी बना सकते हो, दोनों डायग्राम सही है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिख देता हूँ, वो आप उतार लेना, ठीक है। तो ये थ्योरी मैंने बच्चों आपको उतार दी, एज इट इज आप उतार सकते हो एग्जाम में। पहले समझा दो क्या उतारा। गिवन तो आपको पता है 3 कोलिनियर पॉइंट है, 3 संरेख बिंदु है। प्रूव में ये करना है लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC, यानी कि ABC समदृश बिंदु में प्रूव करना था, बिल्कुल ठीक है। प्रूव कराने गए तो हमने क्या क्या किया कि अच्छा, एक लाइन ध्यान रखना, मैंने इस लाइन को थोड़ा बढ़ाया, इसको अपन एल नाम दे देंगे। ये जो लाइन थी ना जिसके ऊपर 3 पॉइंट थे, बस इसको आप एल नाम और दे देना, एल मान के चलना, एल है। पॉइंट P, यस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, समझ पा रहे हो, पॉइंट जो P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट M, इसका मतलब क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचा है, तो देखो इसको नाम अपन देंगे M, इसको नाम दिया अपन ने N। अगर ये A और B से इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P, मान के चलना 1 मिनट के लिए, इतने समय तो अपन कह सकते हैं कि बराबर दूरी पर हो सकता है, तीनों से तो भले ही मत हो, लेकिन 2-2 से तो हो ही सकता है। तो फिर हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींच दिया, इसका मतलब ये जो है M
वो परपेंडिकुलर हो गया एल पर। ये चाहो तो इसके जस्ट नीचे भी उतार सकते हो, हालांकि मैंने एक साथ उतार दिया। तो इसका सोल्यूशन तो ये एम परपेंडिकुलर एल, और ये जो बात लिखी नीचे सेम टू सेम वो क्यों बात कि पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, फिर हम बी और सी के पास दो के जोड़े में हो सकता है। देखो इन दो के जोड़े मैंने पी को इक्वी डिस्टेंस दिखा दिया, ठीक है। फिर बी और सी से सपोज इक्वी डिस्टेंस है पी, तो इसलिए परपेंडिकुलर भी हो गया। हम वही बात कही कि पी बी और सी से समदूरस्थ है, इसका मतलब पी ए बी के लंब समद्विभाजक एन पर होगा, यानी कि पी इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एन। इसका मतलब एन भी परपेंडिकुलर एल पर, और इस पहले वाली बात में एम परपेंडिकुलर एल पर। हालांकि यहाँ पर भी ये लाइन लिख सकते हो, फिर इस पॉइंट के नीचे लाइन लिख सकते हो, फिर इसके बाद में इधर आना है, और चाहो तो ऐसा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एम परपेंडिकुलर एन और ये दोनों। और एक बात बताओ, अगर इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर इसका 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर इसका 90 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों लाइनें एम और एन आपस में समांतर, यही बात मैंने आपको समझाई थी। इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, अर्थात रेखाओं एम तथा एन का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। एक बात बताओ, इस जोड़े में और इस जोड़े में, एक बार ए बी का जोड़ा लिया था अपन ने, एक बार बी सी का जोड़ा लिया था, दोनों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन है। कुछ मिला आपको, देख लो भले, दोनों में ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, कोई पी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई पी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो ए बी सी से समदूरस्थ आ जाए। देख लो भले, क्योंकि ये तो कभी मिलेगी नहीं, तो पी तो बीच में लटकता रहेगा ना, वो कभी नहीं मिल पाएगा। अतः ऐसे बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है। दिस इज नो कॉमन पॉइंट इन एम एंड एन, देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर लीनियर पॉइंट्स। लीनियर पॉइंट मतलब सारा एक पॉइंट। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोड मत लेना इन क्वेश्चन में, तीसरे चौथे और पांचवे इन तीनों क्वेश्चन में ज़्यादा लोड नहीं लेना। फिर भी थोड़ा सोल्यूशन मैं सोचता हूँ कि 1-2 नंबर में आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी इज बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी दो बिंदु से होकर, तो कोई दो पॉइंट ए और बी, ठीक है, उनसे कोई दो सर्कल यानी वृत्त जा रहे हैं, उन दोनों वृत्त के केंद्र जो हैं, सेंटर जो हैं, उनका अपन को बिंदु पता यानी लोकस बताना है। उनका जो लोकस है, रेखाखंड है, वो लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी, उसका लंब अर्धक। कहने का मतलब डायग्राम से समझो, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, तीसरा चौथा पांचवा, ये कोई खास नहीं है, बस डायग्राम इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो समझ लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं ज़्यादा बड़ा। जैसे एक सर्कल है, दूसरा सर्कल अपने एक इसके थोड़ा सा टच में निकालते हैं, क्योंकि वरना तो फिर ए और बी कहाँ लेंगे। तो यहाँ सपोज अपने ए और बी ले लिया पॉइंट, ये ए है और ये बी, दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है, जो इन सर्कलों के केंद्र से होते हुए जा रहा है। ये बिल्कुल सही है, ये इसका सेंटर है, केंद्र का मतलब सेंटर, एक इसका सेंटर केंद्र है, और ये मान लो कि ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र, तो ये इसके केंद्र से होते हुए जा रहा है, ए भी जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो आपसे यूँ कहना चाह रहा है, इनके केंद्र को कुछ भी नाम दे दो, सपोज इसको पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया, ठीक है, या फिर O1 O2 दे दो, एक ही बात है, लेकिन पी क्यू समझना आसानी पड़ेगी। ये सिंपल साइज में डायग्राम बनेगा। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि जो ए बी है ना, वो इसका लंब अर्धक हो जाए। लंब अर्धक का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाए। कैसे कि जैसे ये पी क्यू है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये 90 बना ले, समझ पा रहे हो, यहाँ मतलब कि, और 90 बना ले, अर्धक यानी आधा भी कर दे इस ए बी को, कौन, ए बी का लंब अर्धक हो जाए, कौन, ये पी क्यू, समझ पा रहे हो। लंब अर्धक का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 प्लस आधा आधा टुकड़ा, ये हमें प्रूव करवाना है। तो अब सिंपल सा सोल्यूशन है, ये मान के चलना कि जो P है ना, वो A से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस ये देखो ये, और ऐसा ही Q है ना, वो भी A से इक्वल डिस्टेंस पर है। ऐसा इधर है, वो एक ही बात है, उधर का लिख दो, एक ही बात है, इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ऐसा ही इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। ये जो B है थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको, और ऐसा इधर ये जो P है वो B से भी इक्वल डिस्टेंस है, Q भी B से इक्वल डिस्टेंस है। तो ये दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, इसलिए PA और PB क्या होगी, रेडियस। और एक यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, वो जो मैंने आपको यहाँ पर 90 भी दिखा दिया ना, उस प्रॉपर्टी के जरिए बता रहा हूँ, वो 12 चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। बहुत ही शानदार थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी, एक रूल है कि जब सेंटर से इसकी कोड पर, जीवा पर कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो वो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक करती है। ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा, पूरा डिफाइन अपन 12 चैप्टर में करेंगे। किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्कल में उसका जो केंद्र होता है यानी कि जो सेंटर होता है, उससे अगर उसकी जीवा पर, इसको मत देखो, इस सर्कल की ये जीवा है मतलब कॉर्ड है, ये देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड पर जो भी लाइन खींची जाती है ना,
वो उसको लंब समद्विभाजक करती है, यानी कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इसको ए बी को दो टुकड़ों में भी तोड़ती है प्लस 90 भी बनाती है। इसलिए यहाँ से इधर 90 बना दिया, एस आई इधर इसमें 90 बना दिया, और वो इसकी रेडियस है, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस है। बस इतना सा इसका सोल्यूशन है, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अब उतार लेना, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये थ्योरी आपको पूरी उतारनी है। गिवन ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट्स एंड ए और बी दो बिंदु दिए हुए हैं, हुज सेंटर्स पॉइंट आर पी एंड क्यू, दोनों के केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट पी और क्यू हमने माने थे, जैसे समझा था वैसा के वैसा। टू प्रूव में क्या करवाना है कि पी एंड क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी जो पी और क्यू ए बी के लंब समद्विभाजक है, ये हमें दिखाना है। प्रूफ यहाँ शुरू किया हमने, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, पी ए और बी से समान दूरी पर स्थित है, इसलिए पी ए बराबर पी बी हो गया। और ये मैंने आपको कहा था कि थ्योरम अपन 12 चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब पी ए बराबर पी बी हो जाता है तो वो क्या होता है, पी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वो हमेशा ए बी के ऊपर लंब समद्विभाजक होता है। थ्योरम है 12 चैप्टर में पढ़ लेंगे अपन। सेम टू सेम इस वाले सर्कल में हुआ, क्यू और क्यू भी बराबर है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर लंब समद्विभाजक होगी, क्यू और क्यू भी बराबर है, इसलिए वो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक होगी। इसको अपन ने समीकरण 1 दिया, ये जो बॉक्स बनाया ना मैंने, ये समीकरण 1 है, सेकंड बॉक्स समीकरण 2 है। उसके बाद में आप यहाँ से उतार लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से इट फॉलोज दैट पी एंड क्यू बोथ लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने 1 और 2 में ये बता दिया कि यहाँ पर P है ए बी के ऊपर या Q है ए बी के ऊपर, वही बात ये P एंड Q बोथ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसलिए जो बात हमें प्रूव करवानी थी, द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू ए एंड बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अर्थात पी और क्यू दोनों ए बी के लंब समद्विभाजक पर है, इसलिए ए और बी बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंबक है। ये पूरा उतारना पड़ेगा तरीके से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कह रहा हूँ तीसरा चौथा पांचवा ज़्यादा लोड मत लेना, अगर नहीं हो रहा तो रहने देना, लेकिन डायग्राम तो पक्का समझ लेना, आधे मार्क्स तो डायग्राम के आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ओरिजिनल क्वेश्चन, यानी यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आप बोलेंगे 1 to 5 में लोड मत लेना, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन ठीक था, उसके बाद में सेकंड के बाद में छठा, सातवां, आठवां, 9, ये 5 क्वेश्चन आपको 10.1 में अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों वीडियो अच्छे से पढ़ने। इसके बाद में आपको एक थ्योरम कराऊंगा 10.2 से पहले और 10.2 कंप्लीट, बस ये आपको इतना सा पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी भले मत पढ़ना, मार्क्स नहीं कटेंगे, आप जा ही नहीं सकते इसके बाद। ठीक है, इसको अच्छे से समझना, 6 से 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन गिवन फिगर, आपको फिगर दे रखा है एट कॉमन बेस BC, दोनों ये इस ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में ये कॉमन बेस यानी कि उभयनिष्ठ आधार है BC। ठीक है, और 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो PBC और एक है QBC। ठीक है, लाइव ऑन द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ BC, वो तो बता दिया अपन ने, BC के ऊपर डिपेंड है, ये रखे हुए। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q बाइसेक्टर ऑफ BC एट 90 डिग्री। आपको ये प्रूव कराना है कि जो BC है ना, BC को समकोण समद्विभाजक कर दिए, जो जस्ट वो अभी 5वां क्वेश्चन समझा था ना अपन, उसमें मैंने आपको कहा था कि थ्योरम होती है, बस वो यहाँ प्रूव करवानी है कि यहाँ पर जो ये BC है ना बच्चे, ये जो BC है ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दे, मतलब ये 90 बना दे, ऐसा ही नीचे बना दे, बस 90 प्रूव करवाना है। कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ टू प्रूफ में क्या करवाना है। देखो टू प्रूव ये करवाना है, टू प्रूव आप फिर समझोगे, यानी कि सिद्ध करना बहुत आसान है, बस मेरी तरह समझते रहो आप, जैसा मैं समझा रहा हूँ। सिद्ध क्या करवाना है कि जितना एंगल POB है, POB बराबर POC, POB और POC दोनों कितने हो जाए 90 डिग्री के। सेम लाइक दैट नीचे वाला भी QOB बराबर QOC, वो भी 90, ये हमें प्रूव करवाना है, इतना हमें सिद्ध करवाना है बस। POB POC 90 हो जाए और QOB QOC 90 हो जाए, इन दोनों में से एक दिखा दोगे ना तो ये तो सिमिलरली हो जाएगा, ये हमें प्रूव करवाना है। और हमें गिवन क्या है, दिया है, क्या दिया है, वो सेम टू सेम इसमें से लिख सकते हो कि 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल QBC एंड QBC लाई ऑन बोथ साइड ऑफ BC, यहाँ से लिख दो आप, गिवन है 2 आइसोसेलेस, तो स्पेलिंग देख लिया करो ना, ट्राइंगल्स PBC ना, PBC and triangle QBC lie on both sides of BC। हिंदी में लिख देना, उभयनिष्ठ आधार या फिर BC के विपरीत, यहाँ से लिख दो
यहाँ से रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC स्थित है। इतना गिवन में, टू प्रूव हो गया, गिवन हो गया। इसके बाद में हम करते हैं सॉल्यूशन टू प्रूफ। उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति देखो, हमें दिखाना क्या है कि ये एंगल बराबर हो जाए। बहुत सिंपल है। मैं आपको जब भी ऐसी कोई एंगल की साइड्स की बात आती थी तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक नॉलेज करवा दिया था कि अपन एक काम सोचते हैं, बहुत आसान है। आप अगर मेरी तरह सोचोगे तो कि सपोज अपन इन दोनों ट्राइंगल को ले लें, ध्यान समझना ना। अगर इन दोनों त्रिभुजों को अपन ले लें और इनमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करवाते हैं। कॉन्ग्रेंसी प्रूव कराने के लिए मिनिमम 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले बता दिया था, या तो 3 साइडें मिल जाए, या 2 साइड मिल जाए, 1 एंगल मिल जाए, या फिर 2 एंगल मिल जाए और 1 साइड मिल जाए, ठीक है। इसको ए से भी बोल सकते हो। और एक है 90 डिग्री वाला, एक राइट हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि एक तो 90 डिग्री कोण मिल जाए, एक कर्ण मिल जाए, एक भुजा मिल जाए। इनमें से जो भी कोई रूल हमारे पास अप्लाई होगा हम लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। अभी इसमें क्या लग रहा है देखिए कि अगर अपन इन दोनों त्रिभुजों, फिर आपके क्वेश्चन नहीं उठ रहा होगा कि इन दोनों में कॉन्ग्रेंसी यानी सर्वांग समता क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि इन दोनों में अपन कॉन्ग्रेंसी प्रूव कराने के बाद में मैंने आपको एक CPCT नाम की कोई चीज़ बताई थी। बिल्कुल, इन दोनों में कॉन्ग्रेंसी प्रूव कराने के बाद में CPCT में 2 एंगल निकालेंगे। कौन कौन से? POB बराबर POC, और वो दोनों एंगल बराबर दिखाना बहुत ज़रूरी है, वो अपन दिखा लेंगे CPCT में। और फिर हम ये कह देंगे कि BC एक स्ट्रेट लाइन है, BC एक सरल रेखा है, और सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो POB प्लस POC बराबर 180 डिग्री। तो जब उन दोनों का सम 180 डिग्री है, लेकिन हम CPCT में दिखा के आ रहे हैं कि POB और POC तो बराबर है, इसका मतलब POB को POC भी रख सकते हैं, और POB को तो अपन लिख देंगे POB प्लस POB यानी कि 2POB बराबर 180 डिग्री। तो POB बराबर 180 बटा 2 यानी कि POB बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों 90-90 हो जाएंगे, सिमिलरली ये भी 90-90 हो जाएंगे। मतलब मेरी बात आप समझे नहीं हो अगर कोई बच्चा, तो मैं सोल्यूशन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो अपन लेते हैं इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल POC, हिंदी वाले बच्चे, त्रिभुज POB व POC में। समझ पा रहे हो ना? बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहली बात, गिवन क्या है? गिवन ये है कि PBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं, कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है। सपोज ये बराबर है तो हम लिख देंगे PB बराबर PC। ओके, ये आप गिवन लिख सकते हो क्योंकि ये चीज़ हमें दी हुई है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दिया है। बहुत आसान। दूसरी बात, हमें ये भी गिवन है कि दोनों के अंदर PO कॉमन है, PO उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड देख लो भले। और ये भी मैंने आपको बता दी थी शुरुआत के स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में। समझ पा रहे हो ना? उभयनिष्ठ भुजा हमेशा प्लेलिस्ट के साथ पढ़ा करो। प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें देख लेना। उभयनिष्ठ भुजा PO दोनों में कॉमन है। एक चीज़ और चाहिए, S तो आ चुका, अब देखते हैं एंगल है तो एंगल आएगा। बिल्कुल, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये दोनों समद्विबाहु, अभी हम जो एक बात बताओ मुझे, ये इसके बीचों बीच से हैं, ये जो दो, ये भुजा बराबर है, दोनों साइडें बराबर है। और एक चीज़ बताता हूँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण यानी कि ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि जो बराबर भुजाएं होती है, सामने जो बनने वाले एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। कौन कौन सी साइडें बन रही है? एक तो AB, तो AB के सामने वाला कोण कौन सा होगा? C का मतलब PCB लिख सकते हो, PCB या फिर PCO लिख दो भले, बात एक ही है, PCO इतना ही लेना, हमें तो कोण C से मतलब है, बराबर PBO। समझ पा रहे हो? क्योंकि उसके सामने वाला B इस PB के सामने वाला C और PC के सामने वाला B, यानी कि यहाँ लिख देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। बहुत आसान है, वैसे भी छोटी क्लास में 8th 9th 7th में पढ़ा होगा। यानी कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बहुत आसान है ना? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आगे 3 चीज, कोई 2 साइड आगे रेखा तो मतलब SAS लग गया। सो ट्राइंगल POB कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी कि सर्वांग सम हो गया POC के बाय
SAS रूल। अतः POB सर्वांग सम POC SAS प्रॉपर्टी। बस सिंपल, बहुत आसान है। और मैंने कहा था CPCT में लेना है हमें, तो CPCT में वो ही लेंगे जो हमें चाहिए। कौन सा एंगल, ये ले लो कोई सा भी, POB बराबर POC बाय CPCT। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाए, सर्वांग सम हो जाए, तो CPCT में उन त्रिभुजों में बची हुई चीज सब कुछ हम CPCT में डाल सकते हैं। जो भी बच गया उसको अपन CPCT में डाल सकते हैं। हमें जरूरत थी इसकी, तो ये ले लिया। चाहते तो ये एंगल भी ले सकते थे, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। BPO बराबर CPO भी ले सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे। इसकी जरूरत ले लिया। अब बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको समीकरण 1। अब मेरी बात समझना। अब मैंने जो आपको बात बताई थी ना, वो कोई सोच रहा होगा बहुत तेज जैसे रफ निकल गया, कोई बात नहीं। अब मैं बता देता हूँ। अब अपन करेंगे BC इज ए स्ट्रेट लाइन, मानते हो ना? BC इज ए स्ट्रेट लाइन है ना, यानी कि BC एक सरल रेखा है, मानते हो? और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। वेरी गुड। सो उस पर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? POB प्लस POC, मानते हो ना? POB और POC, इसके अलावा तीसरा कोई एंगल बन रहा तो बताओ मुझे। नहीं बन रहा। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है? या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर बोल दो, चाहे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म कोण। बहुत ज़्यादा आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब मेरी बात समझना। POB प्लस POC बराबर 180 डिग्री, लेकिन हमें तो 90 दिखाना है ना। तो हमें समीकरण 1 ने कुछ बात कही थी, उसने कहा कि POB है उतना ही POC है। हमने कहा ऐसी बात है क्या? चलो फिर अपन ने POB तो POB रखा प्लस POC को भी POB रख लिया, क्योंकि ये परमिशन हमें समीकरण 1 ने इक्वेशन फर्स्ट में दी। उसकी बात हमने मान ली। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, क्योंकि ये चीज़ हमने समीकरण 1 की वजह से ही लिखी है। 1 POB और 1 POB 2 POB बराबर 180 डिग्री। तो POB बराबर 180 डिग्री अपॉन 2, तो POB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर POB 90 डिग्री है तो समीकरण 1 कहता है कि जितना POB उतना है POC है, तो POC भी 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? चलो, इसका मतलब ये आधी चीज तो हमारे पास आ गई। अब सेकंड चीज, वापस इन दोनों त्रिभुजों में ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहो तो कर सकते हो कि वापस ये दोनों ट्राइंगल ले लो, इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवा दो, इनमें CPCT, ऐसे जैसा POB POC लिया था वैसा आप QOB और QOC ले लो, फिर सेम टू सेम। लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ लिख दोगे सिमिलरली, सिमिलरली, इसी प्रकार ये लिख देंगे पर QOB बराबर QOC बराबर 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो काफी सिंपल तरीका है। ओके, ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिगर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मिसिंग इंग्लिश मीडियम वालों के। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 आइसलेस ट्राइंगल, ये लिख सकते हो आप चाहो तो। कुछ बुक्स में मिसिंग इसलिए मैं नहीं लिखा। 2 आइसलेस ट्राइंगल है वो, ठीक है? आइसलेस ट्राइंगल है वो। 2 समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं आपको, PQR, यस PQR एंड SQR, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर हो, 2 साइड बराबर। लेकिन पिछले क्वेश्चन में था वो बोथ साइड था, सेम साइड है, ये वो अपोजिट साइड था। मतलब एक ट्राइंगल इधर तो एक ट्राइंगल इधर, और दोनों में कॉमन बेस QR। उसमें भी कॉमन बेस था। कॉमन बेस का मतलब तो उपनिष्ठ आधार, ये जो बीच की चीज है ना, ये QR। ये दोनों में, इसमें भी, इस ट्राइंगल में भी QR बेस है, आधार है, और SQR में भी बेस है, QR आधार है। उसमें ये ट्राइंगल जो नीचे बन रहा है छोटे वाले, इस तरफ था छठे में। बाकी सेम ही क्वेश्चन है, लोड मत देना ज्यादा। तो 2 समद्विबाहु त्रिभुज PQR और SQR है। सिद्ध करना है कि जो SP रेखा है, ये जो SP रेखा है ना, SP वो रेखा यानी कि जो लाइन है वो QR की, QR मतलब ये QR की लंब अर्धक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हमें सिद्ध करना बड़ा आसान। फिर 2 ट्राइंगल उठाएंगे अपन, वही दोनों जो पिछली बार ऑपोजिट बन रहे थे, इस बार एक ही तरफ बन रहे हैं, लेंगे वही। कौन कौन से? कि ये दोनों छोटे वाले लेंगे, ये जिनमें बेस आ जाए, ये समझ पा रहे हो? दोनों में फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराएंगे, सर्वांग समता प्रूव कराएंगे, सेम सॉल्यूशन रखेंगे वो का वो।
और यहाँ पर वो का वो CPCT ले लेंगे, ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है, फिर दोनों को स्ट्रेट लाइन बना के 180 90 डिग्री दिखा देंगे। ये 90 यहाँ पर, तो सीधी सी बात है उसी लाइन पर तो एस है भाई, जहाँ P है उसी लाइन पर तो एस है। इसका मतलब अगर P और यहाँ पर कोई नाम दे लेते, चलो अगर PM 90 डिग्री है QR के ऊपर, अगर अपन सिद्ध करेंगे उसके बाद में, प्रूव कराने के बाद में, तो सीधी सी बात है ASPB परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा QR। बड़ा सिंपल है ना। आओ सोल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा आपको। सबसे पहले गिवन लिख दो, 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल SQR एंड PQR, या फिर PQR पे लिखा हो तो वो लिख दो, PQR एंड ट्राइंगल SQR are on the same base या फिर same side of common base QR। ठीक है, ये लिखना अब दिया है, क्या दिया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR व SQR उपनिष्ठ आधार QR पर एक ही ओर स्थित है। ठीक है, इतना तो पूरा, मैं पूरा सिस्टमैटिक ढंग से करवाता हूं, पूरी लैंग्वेज लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। टू प्रूव, सिद्ध करना है। प्रूव क्या करना है कि जो SP रेखा है वो QR के लंबवत है, यानी कि लाइन SP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR, यानी कि रेखा SP या फिर SP रेखा SP QR की लंब अर्धक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूफ यानी कि उत्पत्ति। अब लेते हैं दो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PQM एंड ट्राइंगल PRM, त्रिभुज PQM व PRM में। ठीक है, PQM व PRM में, हिंदी वाले बच्चे। अब देखो क्या क्या गिवन है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए, सर्वांग समता सिद्ध कराने के लिए। PQ बराबर PR गिवन है, क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें दे रखा है। दूसरी बात, PM इक्वल्स टू PM कॉमन, यानी कि उपनिष्ठ है, दोनों में काम आ रही है PM यस। तीसरी बात, इस साइड के सामने वाला एंगल, जैसा छठा में सोल्यूशन बताया था, इस साइड के सामने वाला एंगल यानी कि PQ के सामने वाला कोण R, PR के सामने वाला कोण Q, यानी कि PQR बराबर PRQ, ये दोनों एंगल हो गए। या फिर PQM भी लिख सकते हो, PQM बराबर PRM, मिड वाले एंगल से मतलब होता है, बाकी तो कुछ भी हो। समझ पा रहे होंगे आप। कौन सा होता है? बीच वाला, Q और R सामने वाले कौन हो गए, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। सो ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम PRM के बाय साइड एंगल, साइड दो साइड है, एक एंगल है। बड़ा सिंपल है, CPCT में वही लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या चीज़ हमने नहीं ली जो लेनी थी, PMQ बराबर PMR, हमने इस सॉल्यूशन नहीं लिया था, वो अपन CPCT में ले लेंगे। PMQ मिड में M रखना, एंगल बीच वाला होता है। PMQ बराबर PMR बाय CPCT, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब समझो, सेम सॉल्यूशन 6 जैसा तो है ना आसान। मैं सॉल्यूशन जितनी कोशिश होगी मैं आपको सेम सॉल्यूशन रखूंगा, है ना, इजी पड़ेगा। अब हमें पता है कि QR इज ए स्ट्रेट लाइन, QR इज ए स्ट्रेट लाइन, QR एक सरल रेखा है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम
180 डिग्री। सो PMQ प्लस PMR बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, रैखिक युग्म कोण। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि जितना PMQ है उतना ही PMR है। हमने कहा ठीक है, फिर PMR को भी PMQ रख लेते हैं। उसने कहा रख लो, हमने उसकी बात मान ली और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से, क्योंकि ये यहाँ पर अपने किस वजह से रखा, समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से। एक PMQ और एक PMQ, 2 PMQ बराबर 180 डिग्री। तो PMQ इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो PMQ बराबर 90 डिग्री। समझ गए? अगर PMQ 90 डिग्री है तो सीधी सी बात है, समीकरण 1 कहता है, इक्वेशन फर्स्ट कहता ही है कि PMQ और PMR तो बराबर है, तो इसका मतलब तो PMR भी तो 90 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। अब मेरी बात सुन, दोनों 90-90 अपने दिखा दिए। सीधी सी बात, अगर ये 90 यहाँ पर है ना, ये PMQ और PMR अगर 90, तो सीधी सी बात है P वाली लाइन पर तो S है, तो SMQ और SMR भी 90 डिग्री होगा। और वही हमें दिखाना था कि जो रेखा, जो लाइन SP है वो QR की लंब अर्धक है। लंब अर्धक का मतलब जो 90 डिग्री होता है ना, ये ध्यान रखना एक प्रॉपर्टी, और 12 चैप्टर में पढ़ेंगे सारी थ्योरम, कि PM जिसके ऊपर लंब खींचा जाता है ना, वो परपेंडिकुलर तो होता है प्लस इन दोनों को समद्विभाजित भी करता है, मतलब ये और ये बराबर भी होता है। एक थ्योरम है। तो अगर PM इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर लंब है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। समझ पा रहे हो? बस इसका मतलब अगर ये इस पर लंब है, इसका मतलब SM भी इसके ऊपर लंब है, इसका मतलब वही हमें सिद्ध करवाना था, वो अपन यहाँ लिख देंगे। तो फिर लाइन लिख देंगे, नाउ पॉइंट P लाइज ऑन SM, यानी कि बिंदु P SM पर है। SM पर है, देखो SM का मतलब इस पूरी पर ही है P, बिल्कुल ठीक है। देयरफॉर लाइन सेगमेंट SP विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस QR। अतः रेखाखंड SP रेखा QR का लंबवर्धक है। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि P इस SM पर ही तो है, अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो SP भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इस सिंपल सा सॉल्यूशन था, ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। इन द गिवन फिगर PS इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल P इंटरसेक्ट QR, ठीक है, एट S। यानी कि जो आपका देखिए अगर P है जो एंगल, वो अर्धक है PS का। ये जो PS है ना, इसका अर्धक है। अर्धक का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब ये है कि जो इस एंगल के जो दो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों बराबर है, क्योंकि ये कह रहा है कि इस एंगल P को 2 टुकड़े कर रहा है ये PS। समझ पा रहे हो? जैसे ये पूरा P था, पूरा P कौन है ना, ये PS खींचने से इसके 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, यानी कि PSN और PSM, ये 2 कोण बराबर में निकल के आ गए। ये गिवन है। दूसरी बात, SN परपेंडिकुलर, यानी कि SN लंब है इस पर, बिल्कुल, PQ पर। SM लंब है PR पर, बिल्कुल ठीक है। सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि SN बराबर SM। बहुत सिंपल है। जब भी ऐसी कोई साइडों की बात आ जाए, भुजाएं दिखानी हो या फिर कोई एंगल यानी कि कोण दिखाने हो, हमेशा कॉन्ग्रुएंसी। तो ये तो इजी सा है। सबसे पहले देंगे गिवन। गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है? ये पूरे लिख दो। इनकी गिवन फिगर से रहने दो। चलो, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल P, ठीक है, यानी कि PS कोण P का अर्धक है। बाइसेक्ट का मतलब अर्धक, समद्विभाजित करता है उसको, ये लिख सकते हो हिंदी वाले। टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? SN बराबर SM, ठीक है। तो प्रूफ में अगर अपन बात करें, यानी कि उपपत्ति की बात करें तो बड़ा सिंपल है। वो 2 ट्राइंगल ले लो जिसके अंदर SN और SM पाया जाता है, यानी कि ये रहा SN, ये रहा SM। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल अगर ले लिया जाए और इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करवा दी जाए तो बहुत सिंपल है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता, और सर्वांग समता के आपको पता है, अब तो बिल्कुल हैबिट हो गई होगी आपकी, या तो SSS लग जाएगा या फिर कोई सा भी ऐसे जो भी लगेगा लग जाएगा। दोनों ट्राइंगल क्या नाम है बताओ? PNS एंड ट्राइंगल PMS। कोई भी दे सकते हो, PSN या PSM भी दे सकते हो। त्रिभुज PNS व PMS में क्या क्या गिवन है? पहली बात तो ये गिवन है, गिवन में भी लिख सकते थे आप
ये कह रहा है कि जो अर्धक है ना बाइसेक्टर, इसका मतलब ये होता है इट मीन्स को हिंदी वाले लिख देंगे अर्थात, दिया हुआ मीन्स वापस जाके लिख लेना थोड़ा सा, कि जो एंगल है NPS या फिर PSN, NSP ये भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसका अर्धक है। तो SPN या NPS बराबर MPS, ठीक है, MPS, ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है जो PS है वो कोण P का, मतलब इस पूरे P का अर्धक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, दो टुकड़े हैं, समझ गए। दोनों बीच में PP आना चाहिए, भले NPS बोल दो और SPN बोल दो, लेकिन P बीच में आना चाहिए। और क्या गिवन है देखते हैं। हमारे पास एक तो गिवन है एंगल SPN बराबर MPS, ये तो आप लिख देना गिवन, या फिर ये लिख सकते हो ये वाली लाइन PS is the bisector of the angle P। ये एंगल लिखने की जरूरत नहीं, अगर एंगल P लिख दे इतना भी ठीक है। एंगल P यानी कि PS कोण P का अर्धक है, अर्धक का मतलब आधे आधे हैं दोनों टुकड़े। चलो एक चीज तो ये। दूसरी बात देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री आ रहे हैं। कौन सा एंगल? PNS, इसमें PMS बीच वाला एंगल होता है, बीच वाला, यानी कि जो एंगल है PNS बराबर एंगल PMS ईच 90 है ना, दोनों में ईच 90 का मतलब प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। तीसरी बात, दोनों में PS कॉमन साइड है, यस, PS बराबर PS, ये हो गया कॉमन साइड। कॉमन साइड का मतलब ओबेनिस्ट भुजा, ओबेनिस्ट भुजा। सो ट्राइंगल PNS कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम हो गया PMS के बाय दो तो एंगल है एक साइड है, यानी कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। और हमें जो चाहिए इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो दिखाई दिया, और जो भी पीछे बच गया और उनमें भी हमें जो चाहिए वो हम CPCT में दिखा सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? SN बराबर SM। शर्त है कि वो ये दोनों बातें उसी ट्राइंगल में होनी चाहिए, बिल्कुल इन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर है SN और SM बाय CPCT, है ना आसान। ये हो गया हैंस प्रोटी यानी कि ET सीधा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम छोटा सा दे रखा है, कुछ भी गिवन नहीं है, ऐसा मान लो एक एंगल दे रखा है ABC बस, यानी कि इन फिगर फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द ABC, यस एंगल ABCD एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू साइड्स B एंड BC, यानी कि इस आकृति में आपको एक ABC दे रखा है कोण, BA और BC से समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट बताना है आपको, और आपको ABC के जो अंदर होना चाहिए, अंतःभाग का मतलब अंदर होना चाहिए, ठीक है, अंदर भी होना चाहिए किसी बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, इनसाइड का मतलब अंदर, इसका मतलब देखो अब हमें तो पता नहीं अंदर क्या पॉइंट है, सपोज अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं अपन P, ठीक है, और इसको अपन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें बिंदु पद निकालना है, तो इस पॉइंट का बिंदु पद यानी कि P लाइन खींच लो आप एक, ठीक है। चलो ये P खींच लिया, सीधी सी बात है, हम कैसे कहेंगे कि ये P BA से और BC से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर है, आप कैसे कहोगे? जब आप इसकी और इसकी दूरी नापोगे, सही बात है ना भाई, अपनी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का अगर पता करें, यानी कि जितनी दूरी यहाँ की है उतनी दूरी यहाँ होगी, तब हमारा आंसर होगा। मतलब हमें ये दिखाना है यहाँ से लेके ये, और ये हम ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री लंब खींच सकते हैं, हमेशा ये अपने हाथ में होता है कि अपन परपेंडिकुलर यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है। ये जैसे परपेंडिकुलर खींच लिया, कुछ भी नाम दे लो, यहाँ M और यहाँ N, मतलब हमें जो दिखाना है वो दिखाना है PM बराबर PN, कि अगर अपन ने ये बराबर दिखा दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इसको लिख लेते हैं, मेरे हिसाब से आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। गिवन क्या है? बहुत आसान तरीका है, गिवन है एंगल ABC, बस इतना ही गिवन है। टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो देखो, सिद्ध हमें करना है कि जितनी यहां से डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये बराबर हो जाए। तो इस अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप ये भी लिख सकते हो कि PM बराबर PN, बिल्कुल बेझिझक लिख सकते हो, या फिर B और BC समदूरस्थ तथा ABC के अंतर्भाग किसी बिंदु का बिंदु पथ, यहां तक लिख सकते हो।
द लोकस ऑफ द पॉइंट इनसाइड द एंगल ABC एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू साइड्स B एंड BC। लेकिन जरूरत नहीं है, ये भी शॉर्ट में ही लिखी जाती है वाली बात, चाहो तो वो भी एज इट इज उतार सकते हो। इसके बाद में देखो प्रूफ, उपपत्ति, ठीक है। प्रूफ की मैं अगर बात करूं तो हमें दिखाना है इन दोनों ट्राइंगल, समझ तो गए कि ये दिखाना है, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल BMP या फिर BPM, एक ही बात है, BPM एंड ट्राइंगल BPC, त्रिभुज BPM व BPC में, ये हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या हमारे पास गिवन है और क्या क्या जरूरत है देखते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराएंगे। सर्वांग समता के अंदर कोई तीन चीज चाहिए होती है, या तो साइड मिल जाएगा, मिल जाए, जो भी देखते हैं। एक बात तो हमें दे रखी है कि जो दोनों में 90-90 दोनों में आ रहा है, हमने बाय कंस्ट्रक्शन, अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा अपने, तो बच्चे एक काम करो, यहाँ कंस्ट्रक्शन की लाइन डाल देता हूँ मैं, ये इसके बाद कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जरूरी है भाई, सिस्टमैटिक ढंग से ही काम करना है। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, और वो लिखेंगे आप ड्रो अपन ने ये जो P पॉइंट ड्रॉ किया ना, वो ड्रॉ अपन ने किया BP जो अपन ने खींचा, ड्रॉ BP जो किसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर किसका है, एंगल ABC का। ड्रॉ BP बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी कि एंगल ABC का लंब समद्विभाजक। आप ऐसे लिखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लिख देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, यानी कि ABC का लंब समद्विभाजक BP खींचा। ये आपको तीसरा पॉइंट मेंशन करना है। ये कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना जो हमने करी है, ठीक है। अब अपन वापस सोल्यूशन पे आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो एंगल है PMP और एंगल है PMB और PNC, दोनों में देखो ये M और ये N, क्योंकि बीच वाला एंगल होता है हमेशा, दोनों में है ईच 90, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, BP दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन साइड है ये, ठीक है। तो कॉमन साइड का मतलब उभयनिष्ठ भुजा, BP उसमें भी आ रही है, BP उसमें भी आ रही है, साइड कॉमन आ रही है। दो हो गई। एक चीज और चाहिए, ठीक है। तो हमने खुद ने ये किया है कि ये अपन इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है इस ABC का। इसका मतलब ये यहाँ पर जो एक एंगल बना और जैसे ये लाइन खींची तो दो एंगल बन गए, दो टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़े बराबर, क्योंकि हमने खुद ने ही तो खींचा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब हम लिख देंगे एंगल, दो टुकड़े जो हमने किए थे, PBM बराबर PBC, क्योंकि बीच वाला एंगल PB, एक तो M ये वाला टुकड़ा, PBC नीचे वाला, ये दोनों दो टुकड़े हुए, ये हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना से या फिर रचना द्वारा। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, दोनों के दो टुकड़े किए थे, कर सकते हैं, सिंपल। सो ट्राइंगल BPM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPC बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। CPCT में क्या ले लेंगे, जो हमें चाहिए, PM बराबर PN, PM लेंगे वही जो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, और PM और PN दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, बाय CPCT। तो यही तो हमें प्रूव करवाना था, PM बराबर PN। इसका मतलब PM बराबर PN आ गया, इसका मतलब P कहीं ना कहीं बीचों बीच का कोई पॉइंट है जो इसके इसकी दूरी से बराबर है। दस पॉइंट P इज इंटीरियर ऑफ एंगल ABC एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC, या फिर B एंड BC इज रिक्वायर्ड लोकस, सिंपल। अतः AB और BC समदूरस्थ तथा AB के अंत भाग में से बिंदु P बिंदु पथ है। यही उसने पूछा था, उसका बिंदु पथ क्या होगा, तो हम कह देंगे बिंदु पथ P होगा। समझ पा रहे हो, जो इन दोनों से बराबर दूरी पर भी है। तो सिंपल सी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको, सुनो मेरी बात, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो आएगा 10.2 के बारे में, पूरे बेसिक। उसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में आ जाती है, वो आपको देखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा वीडियो, जो पार्ट आएगा वो आएगा थ्योरम 10.3 या 4 थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2:1 वाली है। 100% हो सकता है वो थ्योरम एग्जाम में आ जाए इस बार, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो, प्रमेय।
वो करेंगे अपन, उसके बाद में 10.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।